हेलो एवरीवन। यदि आप भी पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है फिजिक्स सेकेंड को यदि आप कम समय में तैयार करना चाहते हैं, यदि आपके पास समय कम हो, केवल आप सोचते हैं कि केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के अच्छे नंबर अचीव कर लें, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स सेकेंड जो होता है उसके सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पॉर्टेंट नियम के बारे में और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो चालू करते हैं। तो देख लीजिए, आज का जो वीडियो है पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है फिजिक्स सेकेंड। इस सब्जेक्ट के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहले एक थ्योरी है जिसमें थ्योरेटिकल चीज को देखेंगे, इसके बाद नियम जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन मतलब महत्वपूर्ण नियम है उनको देखेंगे, इसके बाद जो डेरिवेशन है और उसके साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिससे जो होता है क्वेश्चन बड़ा बड़ा उनको देखेंगे। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं थ्योरी को, जो कि आपके मतलब सेमेस्टर एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे 3 ही से आपका क्वेश्चन मिलेगा। जितना बताऊंगा उससे बाहर बोर्ड आपका प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा के देखेंगे बाहर नहीं आता। और यदि आपको जितना बताए उतना आप पढ़ लिए तो आप ये मान के चलिए आपका 30 नंबर प्लस ही आएगा और आप कम समय में इसे तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो देख लीजिए, जो पहला आपको तो पहला देखिए आपको क्या पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश वाले सब देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी बता दिया करूंगा जो भी रहेगा। तो देख लीजिए, पहले आपको क्या पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है आवेश यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज क्या होता है उसका बीमा सूत्र मात्रक बताना है। चार्ज का बीमा सूत्र मात्रक बताना है। इसके बाद देखिए एप्सिलॉन जीरो, जो एप्सिलॉन जीरो होता है जिसे आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, इसका मान कितना होता है, बीमा इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, सब बताना है आपको। इसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपको बताना है। इसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स, इसका बीमा सूत्र मात्रक। मुझे मालूम हो शायद आपको हो सकता है कितना ज्यादा है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। अभी आप जब इसे देखेंगे बहुत छोटा आवेश क्या है, मतलब आप समझ रहे हैं आवेश कितना छोटा, इसका मात्रा क्या होता है, बीमा सूत्र। इसके बाद एप्सिलॉन जीरो, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक, बस केवल लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आपके मन नहीं सोचेंगे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 2-2 लाइन के सब डेफिनेशन है और आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका बीमा बताना है, सूत्र मात्रक बताना है। गॉस का जो नियम है उसको आपको बताना है, गॉस का नियम क्या होता है, उस नियम की जो है उत्पत्ति, जो सूत्र होता है गॉस के नियम का, उसकी उत्पत्ति यानी डेरिवेशन भी उसका करना है। इसके बाद यांत्रिक तरंग एवं उसके प्रकार बताना है। जो यांत्रिक तरंग होती है इनके प्रकार बताना है। और इसके बाद अनुप्रस्थ तरंग, और तो यांत्रिक तरंग आप बताएंगे क्या होता है। इसके बाद उनके प्रकार, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसके बाद देखिए आयाम आपको बताना, आयाम क्या होता है, आवर्तकाल बताना है। इसके बाद आवृत्ति बताना है, कला बताना है, तरंग दैर्ध्य बताना है। अब देखिए 4 डिफिनीशन है, बहुत छोटा छोटा है ये सब। आवर्तकाल आप जानते होंगे कितना छोटा होता है, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सब उल्टे एक दूसरे को होते हैं, बहुत सरल। इसके बाद देखिए जो ये सूत्र है आपको उत्पत्ति करना है कि तरंग गति, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य संबंध, यानी जो तरंग गति होगा उसमें और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और इधर तरंग दैर्ध्य, इन तीनों में संबंध बताना है। तरंग गति, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। इसके बाद देखिए क्या है, आवर्त गति आपको बताना है कि आवर्त गति क्या होता है। इसके बाद देखिए कंपन गति, जिसे हम दोलन गति भी कहते हैं, इसे आपको बताना है। तो आवर्त गति आप बताएंगे, कंपन गति अथवा दोलन गति, इसे भी आप सब याद कर लीजिएगा और इनके लक्षण भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मंदिर दोलन किसे कहते हैं, प्ररोधित दोलन, इसके बाद अनुनाद, इन चीज को भी याद कर लीजिएगा। और विद्युत बल रेखा एवं उनके गुण, तो जो विद्युत बल रेखा होती है एवं उसके गुण ये बताना है। दरअसल मौसम नहीं सही, बारिश हो रहा इसीलिए थोड़ा सा आवाज आ रहा, बाकी आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा एवं उनके गुण ये हमको यहीं पे बताना था, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखे इसीलिए इधर लीजिए, ठीक है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट हैं और इधर भी है। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो नियम रहेगा 5-6 नियम है, वही आपको याद करना, 6-7 डेरिवेशन, बस उतना ही पढ़ के आप अच्छा नंबर अचीव कर सकते हो कम समय में पढ़ के। आपको ये लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, बहुत कम है,
क्लास 12th में आप पढ़ के आए होंगे, केवल एक बार रिवाइज कर लेते आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साउंड क्या होता है, साउंड क्या होता है और कैरेक्टर ऑफ साउंड, ये आपको बताना है। प्रकाश का व्यक्तिकरण फुल डिटेल, यानी जो इंटरफेरेंस होता है, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, इसको बताना है आपको क्या होता है, इसकी फुल डिटेल, यानी टाइप क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, सब चीज के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। संपोषी और एक और होता है, अभी मुझे याद नहीं, संपोषी एक और होता है, उनके बारे में आपको बताना है कि भाई इनका क्या मतलब फैक्ट होता है, कुछ इसके तथ्य होते हैं, वो सभी आपको इसमें बताना पड़ेगा, यानी कि व्यक्तिगत के बारे में आपको पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, ठीक है, प्रकाश की ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद डी ब्रॉगली सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डी ब्रॉगली सिद्धांत, ठीक है, डी ब्रॉगली थ्योरी। इसके बाद विवर्तन बताना है, कला संबंध स्रोत, विवर्तन क्या होता है। इसके बाद कला संबंध स्रोत आपको बताना है कि कला संबंध स्रोत क्या होता है। इसके बाद देखिए क्या है, विवर्तन और व्यक्तिकरण में अंतर, जैसे भी आपको यहाँ पे व्यक्तिकरण आप पढ़े, यहाँ विवर्तन। अब यहाँ पे क्या है, विवर्तन और व्यक्तिकरण में क्या अंतर होता है, इसको आप सभी को बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत विभव V बराबर W/Q नॉट। इसके बाद प्रतिरोध V = IR, ये आपको बताना है, ठीक है, जिसे हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इसके बाद देखिए हमने आपको बताया दो टॉपिक में, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध। इसके बाद देखिए चालक की धारिता है, यानी कि C = Q/V, और एक होता है कार्बन प्रतिरोध, इसे भी आपको बताना है। कार्बन प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मैं देखिए जो आपको बताया इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि जितने सभी इंपॉर्टेंट ही है, पूरे आपके बुक से केवल इतना ही लाए हैं, तब आप सोचिए कि इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हो, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चालक की धारिता और कार्बन प्रतिरोध आपको बताना है। इसके बाद विशिष्ट चालकता, जिसे हम विद्युत चालकता भी कहते हैं। आप जानते होंगे जो विशिष्ट चालकता होता है उसे विद्युत चालकता भी कहते हैं, और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसे हम विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। ये सभी आपको बताना है कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। थ्योरी पार्ट आपका खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नियम पे, नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे अब, चलिए ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नियम। तो देख लीजिए आपका जो कूलॉम का नियम है, कूलॉम्स लॉ, यह इंपॉर्टेंट नियम है। ओम का नियम भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम भी इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट का नियम भी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम और गाउस का नियम। गाउस का नियम हम पहले ही बता दिए थे, इसलिए नीचे लिख दिए, ठीक है। हम आपको पता जितने नियम है, केवल लॉरेंज का थोड़ा सा कम है, बाकी ये दोनों और ये चारों नियम सभी इंपॉर्टेंट है। और जो किरचॉफ है, किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नियम आप याद कर लीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम भी याद कर लीजिएगा, फैराडे का भी शायद 2 या 3 नियम है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। ये तो सभी इंपॉर्टेंट नियम हो गए। अब थ्योरी जो हम बताए तो उसमें 3 थ्योरी छोड़ दिए थे, एक अनुरणन काल, दूसरा क्या होता है अनुरणन काल के लिए सेवाइन का सूत्र जो होता है वो बताना है, और अनुरणन काल पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसको आपको बताना है। तो इसमें हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो अब हो गया, थ्योरी सब समाप्त है, लॉ सभी आपका समाप्त है। डेरिवेशन पे चलिए हम देख लेते हैं डेरिवेशन कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जो डेरिवेशन, जैसे हमने थ्योरी देख लिया, इंपॉर्टेंट नियम देख लिया, अब डेरिवेशन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन है जो कि आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब उसे देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला देखिए जो है गॉस एप्लीकेशन, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी जो गॉस का अनुप्रयोग होता है, गॉस एप्लीकेशन, उसका जो दूसरा अनुप्रयोग है, और तीसरा और पांचवा, ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम मतलब आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तीनों ही हैं। जैसे चौथा और पहला नहीं है आपके सिलेबस में शायद, लेकिन ये जो दूसरा, तीसरा और पांचवा है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है उसका वो क्या हो, उसके सूत्र की उत्पत्ति आपको करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को, ठीक है। इसका सूत्र आप शायद यही होता है, C = 1/457 Q1R, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इस
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक होगा, इसे भी आपको याद करना है। और एक चीज आप याद कर लीजिएगा, उसे मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेस है। जब आप पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो उसमें एक और है डेरिवेशन, उसमें क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच दो धातु के छड़े रख दिया जाता है और एक बीच में परावैद्युतांक रख दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है, उसे आप रुक जाइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप, जो समांतर प्लेट की धारिता जैसे आपकी ऐसी होती है, तो इन प्लेटों के बीच में जब एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। तो हमने आपको बताया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको बताना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसे बताना है। और जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे दोनों प्लेट है, इन प्लेटों के बीच में जब एक और रख दिया जाता है परावैद्युतांक, तो उस समय सूत्र क्या होता है उसे आपको बताना है। इसके बाद देखिए व्हीटस्टोन सेतु आपको बताना है, विभव मापी बताना है, मीटर सेतु बताना है। मीटर सेतु तो शायद अगली बार ही पूछा गया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या है अगला, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की उत्पत्ति, ये भी आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं ये दोनों तो एक ही चीज है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक, मैं इसको अलग से लिख दिया हूँ, बाकी दोनों एक ही है। ये वाला चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। व्हीटस्टोन से तो विभव मापे, मीटर से तो ये आप समझ ही गए। अब देख लीजिए क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की उत्पत्ति, ये आपको पढ़ना है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो है किरचॉफ के नियम से करना है। तो जब आप करते हैं सर P/Q R/S, ऐसे कुछ आपको एक मिलता है। दरअसल मैं जब सेकंड सेमेस्टर में था तो तभी से पढ़ा हूँ, तो इसलिए मुझे उतना अभी आइडिया नहीं है, शायद ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, वैसे कम पूछता है लेकिन आप याद कर लीजिएगा, सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। ये चारों अगर ज्यादा टाइम ना रहे आपके पास तो ना ही याद करिएगा, लेकिन ये जो बताएं ये सब तो याद ही कर लीजिएगा। देख लीजिए क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग एक हो गया, दूसरा क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण, ठीक है, ये आपको याद करना है। जैसे एक क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, और दूसरा क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण, आपको याद करना है। मैं अलग से इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप जानते हैं यदि मैं इसको लिखता फिर जगह ही नहीं था, तो दो आपका ये हो गया और दो यहाँ पे सरल आवर्त गति करते हुए विस्थापन समीकरण, यानी जब कोई चीज सरल आवर्त गति करता है तो उस समय विस्थापन समीकरण क्या होता है, दूसरा क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए सरल आवर्त गति क्या, समय विस्थापन वक्र, जो ऐसे बनता है ना इस तरीके से, तो यही आपको बताना है। तो ये दो नहीं है, ये चार है, एक कण का वेग हो गया, एक कण का त्वरण, एक क्या है गति का विस्थापन समीकरण, एक क्या है सरल आवर्त गति का विस्थापन समय विस्थापन वक्र। तो आपको हमने आपको बता दिया थ्योरी कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट, ला बता दिया, और डेरिवेशन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आगे यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।